सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, आप लोगों ने कल मेरा इंतज़ार किया लेकिन मैं कल लाइव नहीं आ पाया। एक्चुअली आप जान रहे हैं कि इन दिनों थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, कभी फीवर आ जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा झेलना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका क्लास रुके नहीं। एक आध दिन बीच में रुक जाता है तो असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन बहुत जल्द ही मैं रिकवर कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। और जैसे ही तबीयत ठीक हो जाता है पूरी तरह से, तो फिर आपकी क्लास में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हालांकि मैं बावजूद इसके भी प्रयास करूंगा कि आपके क्लास में कोई कमी ना रहे, ठीक है। तो चलिए, आज मैं सब होगा मेरे दोस्त, एनसीईआरटी सारा चीज़ होगा। बस थोड़ा सा मुझे फिट हो जाने दो, सारा चीज़ होगा, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए। तो अभी लाइव हुए हैं और ये रात का अमूल्य समय है, समय ना गवाना, फालतू का समय पास नहीं करना है। आइए हम लोग काम करें अपने 40 क्वेश्चन के डिस्कशन को। देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह से चैलेंजेस हमारे सामने फेस करता है। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार बरामदा 18 मीटर और 72 सेमी लंबा है, 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है। इसमें परस्पर इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइल्स लगानी है। इस प्रकार के टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास जो बरामदे हैं उनकी डायमेंशन क्या है। देखिए, आपके पास ये है बरामदा, ठीक है। और इस बरामदा का जो डायमेंशन है, लंबाई कितना है? 18 मीटर 72 सेमी। इसका मतलब है 1872 सेमी। मीटर को सेमी में बदलेंगे 1800 हो जाएगा, 72 जोड़ देंगे 1872 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई है 13 मीटर 20 सेमी, यानी कि 1320। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1320 सेमी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें इक्वल साइज का टाइल्स लगाना है। अब इक्वल साइज का टाइल्स लगाना है पूरा में। तो इक्वल साइज का टाइल्स लगाना है तो सबसे बड़ा सवाल है कि टाइल्स का डायमेंशन क्या होगा। अब देखो, एक ही टाइल्स है, मतलब एक ही टाइप का टाइल्स है जो लेंथ पर भी पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए और ब्रेड्थ पर भी पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। ये कैसे संभव होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब टाइल्स की जो डायमेंशन होगी वो लेंथ और ब्रेड्थ का एचसीएफ होगा, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। आज अगर इसका कॉमन फैक्टर लेने जाएंगे, आप सभी को एचसीएफ निकालने आता होगा। आप एचसीएफ जैसे ही निकालेंगे 24 सेमी नजर आएगा। यानी आप जो टाइल्स बैठाने जा रहे हैं उस टाइल्स का क्या है, साइड 24 सेमी है, ठीक है। अब रही बात कि 24 सेमी साइड वाला कितना टाइल्स इसमें लगेगा, यानी नंबर ऑफ टाइल्स। तो अगर नंबर ऑफ टाइल्स हमें फाइंड करना होगा, ठीक है, नंबर टाइल्स की फाइंड करना होगा, तो इसके लिए क्या करना है, जहां आप टाइल्स लगाना चाहते हैं उस देखिए वहां एरिया कितना है, और उसमें एक टाइल्स के एरिया से आपको भाग देना होगा। तो आप जहां टाइल्स लगाना चाह रहे हो उसकी एरिया 1872 और इंटू ये हमारे पास 1320 है। और इतना एरिया में मुझे जो टाइल्स लगाना है एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड करना होगा। तो 24 सेमी साइड है इसका, तो एरिया हो जाएगा 24 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपर आयत का क्षेत्रफल और नीचे वर्ग का क्षेत्रफल। आप देखिए इसे 24 24 सते 168, बचेगा यहाँ से कितना, 19, 24 अठे 192। और ये 24 से इसको देखते हैं, 24 5 24 5। अब अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 8 पचे 40, यानी यूनिट डिजिट जीरो होगा। साथ ही साथ 11 पचे 55, 11 का मल्टीपल, तो यूनिट डिजिट जीरो भी होना चाहिए, 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट ये जीरो तो है, लेकिन 11 चौको 44 और ये 52 नहीं कटेगा 11 से। लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट जीरो भी है, 11 तिया 33, 11 नवे 99, ये बिल्कुल कट जा रहा है, यानी कि 4290। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस आयताकार बरामदे में इस प्रकार के कितने टाइल्स लगेंगे? 4290 टाइल्स से पूरी तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, चाहे वो बिहार एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, टीआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं।
अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट शून्यक हैं, जीरोज हैं। हमसे पूछा गया 1/अल्फा 1/बीटा और -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो एट फर्स्ट हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, शून्यकों का योगफल -b/a तो 5 हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल c/a तो ये मेरा 4 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हमारा 4 हो जाएगा। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए। आप आराम से एलसीएम लीजिए, ये अल्फा बीटा हो गया, यहाँ बीटा यहाँ अल्फा आ जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा और माइनस ये हो गया 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू वहाँ से देखिए 5 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा 4 है और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ये मेरे पास 4 है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो एक है। आप जैसे ही एलसीएम 4 लेते हैं ये 5 और माइनस हो जाएगा 32, यानी इस क्वेश्चन का आंसर -27/4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, सी नंबर इसका आंसर है। बहुत अच्छे से आप लोग इसे कर लिए होंगे, सबका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। 3 नंबर क्वेश्चन, P और Q के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए ये जो दोनों इक्वेशन है वो आपस में क्या है, दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन में लाइंस जो होते हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट बोले तो ओवरलैपिंग यानी संपाती, ठीक है। और जब दो लाइन आपस में कोइंसिडेंट होते हैं, संपाती होते हैं, तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इस केस में a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में इक्वल होते हैं और इसे हम डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं या डिपेंडेंट लाइन कहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की केस में a1/a2 ये b1/b2 और ये हमारा c1/c2। ठीक है, अब a1 देखने जाओगे ये 2 है अपने पास, a2 देखेंगे p प्लस q है और बराबर b1 कितना है, ये मेरा 3 है और b2 कितना है 2p और -q है बराबर c1। तो देखिए c1 इस पर आएगा तो -7 हो जाएगा और c2 इस पर आएगा तो -21 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब बारी बारी से आप इसे इक्वेट करके दो इक्वेशन बना लो। एक बार आप 2 ये p प्लस क्यू, ध्यान दो 2p प्लस क्यू को किसके बराबर करोगे, 1/3 के बराबर। तो यहाँ से हमारा p प्लस क्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार इसको इसके बराबर करिए तो यहाँ से 2p और -q ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए तो p प्लस क्यू बराबर 6 है, तो p प्लस क्यू और बराबर 6। आइए अब इसे ऐड करते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे q माइनस में q प्लस में कैंसिल आउट होगा, ये 3p जिसका वैल्यू यहाँ 15 है तो p का मान क्या होगा 5। अब p का मान अगर 5 है और दोनों मिला के 6 में ये 5 है तो q क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 और 1 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आप सबने इसे बनाया होगा, हालांकि आप नहीं कैलकुलेट करना चाहते थे तो p और q का मान यहाँ डाल सकते थे और इसे चेक कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से ऑप्शन को यहीं पर पुट करके आप सेटिस्फाई करा लेते तो भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर सवाल, ये क्या है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। इसमें लिखा है कि DE पैरेलल टू BC। अब देखिए सबसे पहली बात DE पैरेलल टू BC। अब जैसे ही DE पैरेलल टू BC हो गया तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या लगा पाएंगे, AD और बटा AB, AD और बटा AB बराबर हो जाएगा AE और बटा AC, AE और बटा AC। हालांकि हमने भी सिमिलैरिटी यूज़ किया है, थेल्स थ्योरम में कुछ वन ऐड करने के बाद ये होता है। बाकी थेल्स थ्योरम तो आप जानते हैं कि AD/DB और AE/AC होता है, उसी में दो बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे
तो ए डी बाई ए बी और ए बाई ए सी, या दूसरे शब्दों में आप समझें कि जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। इस कंडीशन में ए डी और अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसे आप फर्स्ट केस कह के रखिए। एक और चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है और वो है सी डी पैरेलल टू ई एफ। देखिए सी डी, ये रहा हमारा सी डी और पैरेलल टू ई एफ, तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, एकदम ध्यान से देखना इसको, देख पा रहे हो, ये देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें भी ये इसके पैरेलल है। मेरे दोस्त जब ये इसके पैरेलल है तो एफ और ए डी का जो रेशियो होगा, समझना, वही ए और ए सी का रेशियो होगा। यानी आप कह सकते हो कि एफ और बटा ए डी, एफ और अपॉन ए डी बराबर होगा ए अपॉन ए सी के, तो ए और अपॉन ए सी के, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए आर एच एस आपका इक्वल है, यानी ए बाई ए सी यहाँ भी है और ए बाई ए सी यहाँ भी है, तो जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल होगा ही होगा। कीजिए इक्वल, यहाँ एल एच एस क्या देख रहे हो आप, ए डी और अपॉन ए बी बराबर, यहाँ पर क्या देख रहे हो, ए एफ और बटा ए डी, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जैसे ही करेंगे आपका ये ए डी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका ए बी और इंटू ए एफ हो जाएगा। तो देखिए ए बी और इंटू एफ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त अगर ज्योमेट्री वाली सवाल भी आपके पास आता है आप बड़े आराम से कर सकते हो, बस माइंड को थोड़ा शांत रखना है और मेरे दोस्त काम करना है, ठीक है, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग का मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप सब लोग आंसर दे रहे हैं, सब लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी, ए साइन माइनस बी कॉस और ए साइन प्लस बी कॉस। देखो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमारे पास टेन थीटा, ये टेन थीटा ए अपॉन बी है, आप इस टेन थीटा को साइन बाय कॉस कर सकते हो, साइन बाय कॉस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए अपॉन बी। अब यहाँ से देखिए साइन की वैल्यू ए है और कॉस की वैल्यू बी है, ठीक है, तो लीजिए साइन की वैल्यू ए है, कॉस की वैल्यू बी है, साइन की वैल्यू ए है, कॉस की वैल्यू बी है, ए इंटू ए ये अपना ए स्क्वायर होगा, बी इंटू बी स्क्वायर होगा, ए इंटू ए स्क्वायर होगा और प्लस बी इंटू बी ये हमारा बी स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर पाओगे। बस न्यूमरेटर में साइन कॉस देख लेना और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस देख लेना, प्लस माइनस का साइन हो तो आप वेरी इजिली ऐसे वैल्यू पुट करके कर सकते हो, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। यदि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी का इस समांतर श्रेणी का nवां पद और उस एपी का भी nवां पद आपस में इक्वल है तो n का मान बताइए क्या होगा। अब देखिए दो एपी हैं और दोनों का nth टर्म अपना इक्वल है, ठीक है, तो इसका nth टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, nवीं पद होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसका ये देखो कितना, आप सबको पता है कि जो nवीं टर्म है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ nवीं पद लिखेंगे तो a हमारा हो जाएगा 9 और प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो t2 माइनस t1 करेंगे तो d हमारा -2 हो जाएगा। अब इसका tn देखो तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 12 में 15 गया तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 और माइनस का 2n और प्लस 2 बराबर, ये क्या हो जाएगा 15 और माइनस 3n और प्लस का 3, ठीक है। 3n इस पर आएगा तो n हो जाएगा 15 3 18, 18 में जाके 11 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से n की वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलो सब लोग का आंसर आ रहा है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखो हमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट लीजिए जो कि उस दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर हो।
यानी आप देखो ना, आज एक ऐसा पॉइंट है जो कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान ज़ीरो हो जाएगा। एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें और इसे हम पी मान लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा कि पॉइंट ए का डिस्टेंस यहाँ से और पॉइंट बी का डिस्टेंस यहाँ से, ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि बराबर दूरी पर है। ठीक है, आप कह सकते हो ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी इक्वल है, यानी ए से पी की जो दूरी है और बी से जो पी की दूरी है ये दोनों ही इक्वल है। तो ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी इक्वल है तो निश्चित तौर पर दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। अब ए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? अगर हम ए पी स्क्वायर निकालेंगे, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस, एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर, एक्स माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, और प्लस वाई का डिफरेंस तो 0 - 5, ये हो जाएगा 25, बराबर। अगर हम बी पी स्क्वायर निकालेंगे, x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 - 3 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, और ये कितने 9। अब आप यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 भी हमारा चला गया, ये 4 आके ऐड हो जाएगा 8x हो जाएगा, 25 जाके 9 में घटेगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ से x का मान -2 आएगा, तो x का मान जैसे ही -2 आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या है, -2, 0। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप में से बहुत लोग 3 लेके आ रहे हैं, पता नहीं 3 क्यों लेके आ रहे हैं, 3 कैसे हो सकता है मेरे दोस्त, 3 कैसे हो सकता है? 3 तो हो ही नहीं सकता, आपने आंसर गलत ले लिया है। ठीक है, आओ अब चले हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हे बालिके, हंसों का एक झुंड, हंसों के एक झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/8 एक तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या क्या होगी? मेरे दोस्त एक काम करो, यहाँ पर हंसों की कुल संख्या को आप x मान लो। ठीक है, हंसों की कुल संख्या को x, तो हमें कह रहा है कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2। ठीक है, ध्यान से समझना, हंसों के कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 एक तालाब के नीचे किनारे खेल रहे हैं, और 2 हंस ऐसा है जो तालाब में क्रीड़ा कर रहा है, यानी टोटल हंस में से इतना हंस खेल रहा है और शेष 2 हंस क्रीड़ा कर रहा है। तो जो तालाब के बगल में खेल रहे हैं और जो तालाब में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो यही हंसों की कुल संख्या के बराबर होंगे, क्योंकि जितने भी हंस हैं उनमें से कुछ खेल रहे हैं तालाब के बगल में और कुछ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो अब यहाँ पर मेरे दोस्त मैं तो कहूँगा कि सॉल्व मत करना, ऑप्शन का यूज़ कर लेना। ऑप्शन, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि हंस की संख्या ही मांगा है 16, तो यहाँ से 16 अगर हम देखेंगे ना एक्स का मान, तो एक्स का मान यहाँ भी 16 रखेंगे, यहाँ भी 16 रखेंगे, चेक करके देखो। अगर हम x का मान यहाँ पर 16 रखते हैं और यहाँ पर अगर हम 16 रखेंगे, वर्गमूल आएगा 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और प्लस में हमारा ये 2, बिल्कुल LHS बराबर RHS रहेगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और कोई भी ऑप्शन हम यहाँ पर रख देंगे वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आपको आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से देखते रहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। 100√3 मीटर ऊंची मीनार के जड़ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक पॉइंट से मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? अब देखिए 100√3 मीटर हाइट का एक मीनार है, मीनार के जड़ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर कहीं एक पॉइंट है। हमें कहा गया कि इस पॉइंट पर मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइट आपका क्या है, ये 100√3 मीटर है,
और ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास 100 मीटर है। आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पर आप इसके टॉप का एंगल फाइंड करिए। तो एट फर्स्ट क्या करना चाहिए कि इन दोनों को सिंपलेस्ट करना चाहिए। तो देखो ये 100 से 100 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारा √3 रह गया और यहाँ पर हमारा 1 रह गया। तो ये मेरा √3 है और ये मेरा 1 है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप एक्टिव कितना हो। तो याद रखना राइट एंगल ट्रेंगल में √3 के सामने 60 हो जाएगा और 1 के अपोजिट में 30 हो जाएगा। तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप में से जिनके भी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो रहे होंगे एकदम करेक्ट रहे होंगे। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, ये जो 40 क्वेश्चन हमारे सामने है, छोटे मॉडरेट अच्छे, एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप डेली हमारे साथ 40 क्वेश्चन करते हैं तो पूरे मैथ्स का रिवीजन एकदम शिद्दत से आपका होता रहेगा और एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि ये क्लास हमारे लिए पेनेसिया का काम कर रहा है, रामबाण का काम कर रहा है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये क्या है, हमें कह रहा है 1/sec थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। एट फर्स्ट 1/sec थीटा ये क्या हो जाता है कॉस थीटा। 1/sec थीटा ये हमारा कॉस थीटा है, ठीक है। और आपने कॉस थीटा का रेंज पढ़ा होगा। कॉस थीटा का रेंज है -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, यानी कॉस थीटा का रेंज -1 से 1 तक है। तब तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा 1 होगा। तो बहुत आराम से आप चीज़ को कर पाएंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा अलर्ट होके काम करना, ये बहुत शानदार सवाल है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इस एक ट्रेंगल है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ इस ट्रेंगल का एक वर्टेक्स दिया है 2,1 और एक वर्टेक्स कितना है 3,-2। एक वर्टेक्स 2,1 है और एक है हमारा 3,-2, ये 3,-2, ठीक है। और ये जो हमारा तीसरा वर्टेक्स है ना मेरे दोस्त, सॉरी, ये जो मेरा तीसरा वर्टेक्स है, हमें कहा कि तीसरा वर्टेक्स एक लाइन पर है। तीसरा वर्टेक्स जो है वो एक लाइन पर है। तो ऐसा करते हैं, तीसरा वर्टेक्स को हम कुछ मान लेते हैं। मान लो कि हम x, y ही मान लेते हैं, ठीक है। और हमें ये कहा गया है कि ये तीसरा वाला जो वर्टेक्स है वो एक लाइन पर है और उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर ले, अगर x y को इस पार ले आए तो 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी जिस पॉइंट पर, जिस लाइन पर आपका थर्ड पॉइंट है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है। तो मेरे दोस्त ये x - y और ये हमारा -3, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। और एक इक्वेशन हम और फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसी का कोऑर्डिनेट चाहिए। हालांकि हम ऑप्शन का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। और क्यों, क्योंकि अगर तीसरा पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट इस लाइन पर है तो थर्ड पॉइंट इसको वेरीफाई करेगा, है ना। यानी थर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट का XY जैसे ही डालेंगे -3 के बराबर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से पुट कर सकते हो। अब यहाँ से अगर -3/2 और 3/2 आप यहाँ पर रखते हो, -3/2 ये हमारा होगा -3/2, -6/2 यानी -3, ये बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। इसको जब हम रखते हैं 5/2 को और -3/2 को, तो ये हो जाएगा 2/2 1, ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको रखते हैं 7/2 और माइनस में 13/2, 6/2 -3, फिर भी आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए भी वेरीफाई हो रहा है और ऑप्शन नंबर सी भी वेरीफाई हो रहा है। तो क्या करें, तो इस कंडीशन में क्या करें, ऑप्शन नंबर डी लगा दें, क्या आंसर लगा दें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या ऑप्शन लगा दें, ये सबसे बड़ा यहाँ चैलेंज है, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब इस तरह के चैलेंजेज आपके सामने आ जाए, दो दो वेरीफाई हो रहा हो, दो दो वैल्यूज यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपके पास दो उपाय है। या तो आप इसको सॉल्व करके पूरा टाइम बर्बाद कर लीजिए, या फिर दो दो ऑप्शन अगर मैच हो रहा है तो मेरे दोस्त दोनों के आंसर होने की संभावना मैक्सिमम है, क्योंकि वेरिफिकेशन तो करना ही है यहाँ पर, है ना। टाइम है तो सॉल्व कर लेना, टाइम नहीं है तो आंसर लगा देना। देख रहे हो, मोर देन वन ऑप्शन है, एक से ज़्यादा है। यानी आपका ए एंड सी बोथ इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा।
अब रही बात कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एरिया दिया हुआ है ना 5, तो चलो सॉल्व ऐसे करेंगे। 1/2 मॉड ऑफ x1 2 है, y2 माइनस y3 प्लस x2 3 है, y2 माइनस y1 x2 है ना, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 x है, y1 माइनस y2 1 माइनस माइनस प्लस 2 और ये कितना है 5। अब आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। दो इक्वेशन देखिए हम कर ही के दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 4 और माइनस का 2y, ये हो जाएगा 3y और माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा x और प्लस सीधा सीधे करिए ना 3x, ठीक है। और ये नीचे वाले दो से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 3x और प्लस y माइनस 7 और ये हो जाएगा यहाँ पर 10। अब चूंकि मॉड है और अंदर में वेरिएबल है तो यहाँ पर दो केस बनेगा। एक केस ये बनेगा कि 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर हमारा 10 है, एक बार प्लस 10 लेना होगा, और एक बार 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से 3x प्लस वाई ये हो जाएगा 17 और यहाँ से 3x प्लस वाई ये हो जाएगा माइनस 3। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन हमारा 3 है। तो एक बार 1 2 सॉल्व करना है, एक बार 1 3 सॉल्व करना है, तो जाकर यहाँ पर एक्स वाई के दो दो मान आपको दिख जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई के दो दो मान दिख जाएंगे, ओके। तो अब देखिए अगर हम 1 और 2 सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस 3 है, और इक्वेशन 2 कितना आया है, इक्वेशन 2 यहाँ पर है 3x प्लस वाई और बराबर कितने, बराबर है 17। यहाँ से सॉल्व करोगे 4x बराबर हो जाएगा 14, x का मान 7/2 होगा। आप x का मान 7/2 यहाँ पर रख देते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 6 13/2 आ जाएगा। ये हो गया कब, जब हमने 1 और 2 को सॉल्व किया। अब 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। 1 हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस 3 है, और इक्वेशन 3 कितना है 3x प्लस वाई बराबर माइनस 3, 3x प्लस वाई और बराबर माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर माइनस 6 होगा, x का मान माइनस 3/2 होगा। तो x का मान माइनस 3/2 आ गया। अब x का मान माइनस 3/2 यहाँ पर बैठा देंगे तो y का मान 3/2 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, एक्स वाई का ये वाली मान भी आ गया और ये वाली मान भी आ गया। अब पेपर के अंदर इतना टाइम तो है नहीं मेरे दोस्त, पेपर में इतना टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम वेरिफिकेशन का यूज़ करेंगे, ऑप्शन का यूज़ करके काम करेंगे जिससे कि जल्दी कर पाएँ। लेकिन आपको सेटिस्फाई करना मेरा धर्म था, इसलिए मैंने आपको सेटिस्फाई किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक एपी दिया, कह रहा है इस एपी के कितने पदों का योगफल 993 है। इस एपी के कितने पदों का योगफल 693 है। आप मान लीजिए कि इस एपी के n पदों का योगफल, ध्यान दो, इस एपी के n पदों का योगफल हमारा 693 है। n पदों का योग होता क्या है, n/2 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 60 में 63 जाएगा -3 बराबर ये 693, ठीक है। यहाँ से 126 n इंटू 126 ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस 3 बराबर 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और दूनी 18 12 और 1 13, ठीक है। अब यहाँ से n इंटू 126 प्लस 3 129 और माइनस का 3n और ये कितना हो जाएगा 1386। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहिए। पहले आप 21 रख के देखो क्या होता है। अगर हम यहाँ पर 21 रखते हैं, 21 या 63, इसमें से 63 घटेगा तो आपका 66 आएगा और ये बिल्कुल वेरीफाई कर जाएगा। अगर आप n का मान 22 रखते हो, ध्यान से देखना, तो 22 या 66 इसमें घटेगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या आ जाएगा, 66 घटाओगे तो 63 आ जाएगा। तो यहाँ 22 या 66 122 या 66
और 22 6 132 ये भी वेरीफाई कर जाएगा। यानी कि हमारा ए भी वेरीफाई कर गया और हमारा बी भी वेरीफाई कर गया। 23 रखेंगे तो वेरीफाई बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि 23 का मल्टीपल ही है नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब क्या करें? क्या हम एक नंबर ऑफ टर्म या तो 21 होगा या तो 22 होगा, यानी 21 पद का योग हमारा हो जाएगा या फिर 22 पद का योग होगा। ऐसे कैसे होगा कि 21 पद का योग भी इतना ही हो जाएगा, 22 पद का योग भी इतना ही हो जाएगा? हाँ, ऐसा होता है। 21 पद का योग भी उतना ही होगा और 22 पद का योग भी उतना ही होगा। ऐसा तब होता है जब 22वां पद हमारा 0 हो जाए। तो चेक कर लेते हैं क्या वाकई 22वां पद हमारा 0 है। तो 22वां पद क्या होगा? a+21d। a+21d। अब देखो a कितने हैं अपने पास? 63 और +21 × d। तो d कैसे निकालोगे? ये t2 - t1 यानी कि -3। बिल्कुल ये 0 हो रहा है। अगर 22वां पद हमारा 0 है तब तो यहाँ पर आप 21 पद को जोड़ो तो भी वही आना है और 22 पद को जोड़ो तो भी वही आना है। क्यों? क्योंकि 22वां पद 0 है, 0 के जोड़ने घटाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? हमारा 12 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, ये क्या है? टी। टी एक पॉइंट है जिससे सर्कल सी, जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई है। एंगल पी टी क्यू का मान क्या होगा? अब देखिए, कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जिस रिजल्ट को आपको याद रखना चाहिए। कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। कहीं बाहर एक पॉइंट है टी, कहीं एक बाहर पॉइंट है टी। इस टी से आपने इस पर एक टेंजेंट खींची और इसी पॉइंट से आपने इस पर भी एक टेंजेंट खींचा। कहीं ना कहीं सर्कल का सेंटर ओ होगा। ये लीजिए, कहीं ना कहीं एक सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या देखने जाते हैं? ये मेरा रेडियस है और ये भी मेरा रेडियस है। ठीक है, अब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि पी टी क्यू, ये ये टीपी एक टेंजेंट था और टी क्यू एक टेंजेंट था। ऑप्शन देख रहे हैं, ओ क्यू टी, ओ टी पी। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इसे मिलाना होगा। ऐसे भी मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, इतना ध्यान रखना कि ये वाली जो एंगल है ना और ये वाली एंगल, ये रेडियस के कारण ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होता है। साथ ही साथ अगर ये x है तो ये भी मेरा x हो जाएगा। और इतनी बात याद रखना कि ये अगर x हो जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा। यानी कि यहाँ वाली जो एंगल होता है वो ये वाली एंगल का डबल या फिर ये वाली का एंगल का डबल, यानी इंडिविजुअली इसका भी वो डबल होता है और इसका भी वो डबल होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, तो आपसे पूछा है पी टी क्यू, तो पी टी क्यू जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो पी टी क्यू ये वाली जो एंगल होगा वो ओ पी क्यू का डबल, डबल ऑफ ओ पी क्यू है। या फिर आप कह सकते हैं कि डबल ऑफ ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। ओ पी क्यू इसका वो डबल होगा या ओ क्यू पी इसका वो डबल होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या ओ पी क्यू है कहीं पर या ओ क्यू पी। हाँ, ओ पी क्यू है यहाँ पर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मत जाओ डिटेल सॉल्व करने, कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रखना पड़ेगा। वनडे एग्जामिनेशन अगर आप पास करना चाहते हो, मार्क्स रिजल्ट चाहते हो, तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे। यूँ ये मत समझो कि सैद्धांतिक तरीके से हम सारा चीज़ करते जाएंगे तो पेपर में मेरा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। साम दाम दंड भेद आपको सब कुछ यूज़ करना होगा। ठीक है, चलो, बहुत जल्द फाउंडेशन बैच हम आपके सामने लेकर आएंगे मेरे दोस्त। बस थोड़ा सा मुझे, थोड़ा 2 4 दिन रेस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद मैं सारा अपना शेड्यूल बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त आपकी सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपकी सेवा और प्रभु की भक्ति, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जब आपकी सेवा और प्रभु की भक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य रह गया है
तो फिर आपकी सेवा में किसी तरह की कमी नहीं होगी। ठीक है, प्राण लगा देंगे आपकी सेवा में मेरे दोस्त। शरीर का एक एक कतरा आपकी सेवा में समर्पित है और समर्पित रहेगा, इसलिए आप भरोसा रखो। अमरजीत कुमार अभी थोड़ा सा हल्का सा परेशान है अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर, लेकिन वो जैसे ही रिकवर करेगा तो फिर एक ऐसी ज्वालामुखी फूटेगी, ये ऐसा एक ज्वालामुखी का भवंडर आएगा जिसकी ना तो किसी ने कल्पना की होगी कभी और ना ही किसी ने कभी सोचा होगा। और वो ज्वालामुखी जब ब्रास्ट होगा तो वो आपकी सेवा के लिए ब्रास्ट होगा, क्योंकि आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और जब तक मेरी सांस चलेगी, यूं कहो कि जब तक मैं टीचिंग करता रहूँगा, सर्वोपरि केवल आप ही रहोगे। ठीक है, आइए चलिए काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। काम बोलेगा, शब्द मेरे अब कम बोलेंगे, काम बोलेगा। ठीक है, ध्यान दो। कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा बराबर एम, कॉस अल्फा और बाय साइन बीटा बराबर एन, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, क्या होगा इसका मान। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम इसको देख रहे हैं ना, तो मन तो ऐसा कर रहा है कि कोई वैल्यू हम पुट कर लें, फिर ऑप्शन देख रहे हैं कि विचित्र तरीका का ऑप्शन है, क्या किया जाए। तो चलो क्वेश्चन पार्टी उठा लेते हैं, क्वेश्चन पार्टी उठा लेते हैं, यानी कि एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इंटू ये हमारा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, अब मेरे दोस्त यहाँ ध्यान दो, एम स्क्वायर यानी मुझे इस एम का स्क्वायर करना है। एम स्क्वायर करने जाएंगे, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ से अगर एन का हम मान रखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और बाई साइन स्क्वायर बीटा, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और बाई में साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। आप एक काम कर सकते हो, नीचे आप भले ही एलसीएम ले लोगे कॉस स्क्वायर बीटा और इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। अब देखो, अगर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ वन यहाँ वन, अब साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पर आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, और इनटू में ये हमारा कॉस स्क्वायर बीटा है। देखो कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा तो हमारा चला गया, आप कहोगे हाँ सर। फिर आप मेरे दोस्त यहाँ देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। थैंक यू। अब वन इंटू समथिंग, ये तो मेरे पास यही रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे हमारे पास ये साइन स्क्वायर बीटा है। बहुत करेंगे तो हम यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और बाई साइन बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और आप देख लो कॉस अल्फ़ा और बाई साइन बीटा का वैल्यू कितना है, एन। तो मेरे दोस्त जैसे यहाँ पर एन रखेंगे तो एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए बहुत सारे लोग आप में से बनाए होंगे अपने अपने तरीके से, सभी ने बनाया है, सबने देखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलो, 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दो भाई, ये एक छोटा सा सवाल है। कभी कभी जोड़ घटाव गुना भाग खुद से कर लिया करो, क्योंकि सारे जोड़ घटाव गुना भाग मेरे से कराओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये जोड़ घटाव गुना भाग है, ये खुद से कर लेना। ठीक है, चलो इस पर आ जाओ। 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 30 मीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया को पेंट करने की लागत इतना है, तो बताइए इस बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, समझना यहाँ संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, यही तो होता है सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ एरिया है। अब देखिए, इसी संपूर्ण पृष्ठ एरिया को पेंट किया गया है 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 25 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर पेंट किया गया। 25 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर पेंट किया गया। ठीक है, तो जब 25 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर पेंट किया गया, तो बताओ इतना रुपया में कितना मीटर स्क्वायर पेंट किया गया होगा, तो आप 18,425। ठीक है, 18,425 रुपये में कितना मीटर स्क्वायर पेंट किया गया होगा, आप यहीं से सॉल्व करोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है,
अब ये देख लो कि ये हमारा 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। आर तो हम नहीं जानते हैं, एच जानते हैं 30 मीटर, और प्लस में आर हमें नहीं मालूम। यहाँ से 25 सते 175 बचेगा कितना, 9, 92, 25 तिया 75 हो जाएगा कितना, 17, 25 सते। ठीक है, यहाँ से अगर हम काटने भी जाएंगे तो देखिए 11 दूनी 22 और 11 6 66, बचेगा 7, 11 सते 77। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास आर, और ये हो जाएगा 30 और प्लस आर और बराबर 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 6 42, 42 और 4 46, और बटे में ये 2 दूनी हो जाएगा 4। अब क्या करें, अब प्रॉब्लम है। अब तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या वेरिफिकेशन देख रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं कि 4 है, तो आर का जो मान रखना होगा समथिंग अपॉन 2, समथिंग अपॉन 2, समथिंग अपॉन 2, 2 2 जब 4 हो जाएगा, और ये हमारा 7 का मल्टीपल है, तो क्यों ना हम 7 रख लें, यानी आर का मान क्यों ना 7/2 रख लें। अगर हम 7/2 रख लेते हैं और ये 30 प्लस यहाँ भी 7/2 हो जाता है, तो निश्चित तौर पर ये वेरीफाई हो जाएगा। क्यों क्यों वेरीफाई हो जाएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। गुना करने की ज़रूरत क्या थी, गुना मत ही करो, गुना मत ही करो। 7 और गुने 67 यानी 67 और इंटू 7। अब ये चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 7 और बटे में 2 दिख रहा है, और ये 60 और 7 67, 67/2 दिख रहा है। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एकदम सेम चीज़ यहाँ पर है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वेरीफाई कर गया एकदम से। यानी आर का मान हमने 7/2 रखा, तो LHS RHS वेरीफाई हो गया। तो यहाँ हाइट हमारा 30 है और आर हमारा 7/2 है, यानी हाइट जो है ना ये हमारे पास 30 है, और आर जो है ये हमारा 7/2, 7/2। ठीक, क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम फाइंड करने जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर 7/2 का स्क्वायर 49/4, और ये हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व जैसे ही करेंगे ये 7 7 49 हो जाएगा, ये 2 से हमारा 15 हो जाएगा, और 2 से हमारा 11 हो जाएगा। तो देख लीजिए 11 और 7 हो जाएगा 77, और गुने में 15, 15 7 105, 105 और 10 हो जाएगा 115, यानी 1155 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखते हैं। देखो ये क्या है मेरे दोस्त, हमें ये कह रहा है कि m जो है ना इसका, m इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, यदि n 3 तो m हमारा 3 होता है। जब n स्क्वायर हमारा 69 है तो उस समय m का मान क्या होगा। अब देखिए m अगर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी m इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, m इन्वर्सली प्रोपोर्शन है n स्क्वायर प्लस 3 के। ठीक है, m जो है n स्क्वायर प्लस 3 का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, m n स्क्वायर प्लस 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शन के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, k मान लेते हैं, हो जाएगा ये n स्क्वायर प्लस 3। ऐसा करिए यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, ये हमारा हो जाएगा m। ठीक है, m और इंटू n स्क्वायर प्लस 3। अब आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन वेरीफाई कीजिए। कहता है n जब 3 है तो m हमारा 3 होता है। तो देखिए m जब हमारा 3 है तो n भी हमारा 3 होता है। इसका मतलब k का मान कितना होगा, तो ये 9 3 12, 12 3 36, ये हो जाएगा हमारे k का वैल्यू। ठीक है, अब आपसे क्या बोला, अब यही चीज़ आपको उठाना है ना, ये सॉरी यही चीज़ आपको लेके चलना है, इसी से सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई होगा। तो देखो अब k का मान जान गए हो 36, बराबर ये m, और ये हमारा है n स्क्वायर प्लस 3।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब एन स्क्वायर 69 होगा तो एम का मान क्या होगा? कोई बात नहीं, एम का मान नहीं पता, एन स्क्वायर कल्पना कर रहे हैं 69 और ये प्लस में 3, ले आइए इधर इसको, तो 36 और बटे 72, ये मेरा m हो जाएगा। तो m का मान क्या होगा? 1/2। m का मान 1/2, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से आप काम कर पा रहे हो, कहीं दिक्कत आपको नहीं हो रहा है? देखो, एरिथमेटिक हो एडवांस हो सारा चीज़ बनेगा मेरे दोस्त, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बस थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट एंड वॉच करो, उसके बाद मैंने भी कुछ देर पहले ही कहा है, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगा। ठीक है, देखो, एक काइट पतंग है, एक पतंग ए बी सी डी में लंबा विकर्ण बी डी खींचा गया, यदि ए डी बी बराबर 54 और ए डी बी का मान 50 डिग्री है तो डी सी बी का माप क्या होगा? सबसे पहले पतंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, पतंग क्या है। देखिए, जब भी आप पतंग को डिफाइन करते हैं, देखिए यही पतंग है। ठीक है, पतंग की एक खासियत है कि ये वाली साइड इसके बराबर होता है, ये वाली साइड इसके बराबर होता है। ठीक है, हमसे एक और बात क्या बोला है? बी डी, बी डी जो है ना लंबा विकर्ण है, इसका मतलब ये मेरा बी डी है, तभी ये लंबा विकर्ण होगा। ये मेरा ए हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा, ए बी सी डी, तभी तो बी लंबा विकर्ण होगा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो छोटा डायगोनल है, ये जो तुम छोटा डायगोनल खींच रहे हो या फिर तुम ये जो लंबा डायगोनल खींच रहे हो, आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर, क्या दिया हुआ है? ए डी और बी 54 है, ए डी बी ये हमारा 54 है, इसके बाद ए बी डी हमारा 54, सॉरी ए बी डी 54 है ना, ए बी डी ये हमारा 54 है। ठीक है, और ए डी बी है 50, ए डी बी ये हमारे पास कितना है? 50। ठीक, अब देखो 90 और ये 54 हो गया 144, तो ये कितना होना चाहिए? 36। इसमें देखो 90 और 50 140, तो ये कितना होना चाहिए? 40। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये इसके बराबर है तो इसके सामने 36, इसके सामने ये भी 36 हो जाएगा, ये इसके बराबर है तो इसके सामने 40, तो इसके सामने ये भी 40 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं क्या? डी सी बी, देखिए डी सी बी, ठीक, डी सी और बी, डी सी बी कितना? ये हो जाएगा 76। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 76 हो जाएगा, सभी लोग 76। अब देखिए, आपको जब पतंग का नॉलेज हो गया ना, आप काइट के बारे में जान गए, तो आज के बाद कभी भी काइट से रिलेटेड सवाल आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो काइट की अपनी प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखना होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया भाई, और दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, चलो, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, और सी पूरी भरी हुई टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में जो समय लगेगा मिनट में बताइए, और निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है। ठीक है, देखिए, ए अकेला टैंक को भर सकता है 4 घंटे में, जबकि बी अकेला उस टैंक को भर सकता है 5 घंटे में, और आपको पता होना चाहिए कि सी उसे खाली कर सकता है केवल 3 घंटे में। ठीक है, तो आप टैंक की कैपेसिटी लीजिए, टैंक कैपेसिटी जैसे लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, ठीक है, 12 पंचे 60,
और 20 दिया 60। इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक। आप क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये दोनों भरने वाली है और एक खाली करने वाली। अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे, ये तीनों एक साथ, ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी कितना है, ये मेरा 60 है। टैंक की कैपेसिटी कितना है, 60। और जब ये तीनों एक साथ चलेगा तो ये 27, 27 में से 20 चला जाएगा तो कितना, 7। यानी कि 60/7 इतना हमें घंटा लगेगा। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो जाएगा 3600 और बटे में 7, इतना मिनट। ठीक है। 7×5 = 35, बचेगा 1, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौको 28। यानी कि लगभग 514 515 मिनट के आसपास होगा, जो किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, है ना। लगभग हमें बोला था निकटतम मिनट तक, तो 514 या 515 के आसपास होगा, और वो किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर डी लगा दिए, नन ऑफ दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, ये क्या है, हमें कह रहा है कि घन का आयतन, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से बनाइए। देखिए, घन का आयतन एक घनाभ के आयतन का 4 गुना है। यदि घनाभ की डायमेंशन 32, 8 और 4 है, घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। यहां ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपको पता है साइड क्यूब होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ठीक। अब यहां से अगर हम a बराबर निकालने चले जाएंगे तो एक्चुअल में क्या है, ये हमारा 4 चौको 16 और गुने 2 है, और ये हमारा क्या है, 4 गुने 2 है। तो आप क्या पाओगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 6, और ये है एक क्यूब। तो यहाँ से ए क्या निकलेगा, अगर हम यहाँ पर क्यूबिक लेके चले भी जाते हैं 4 की पावर 6, ये फाइनली 4 का स्क्वायर, यानी हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 16 हो गया घन की भुजा। क्या चाहिए मुझे, घन का टोटल सरफेस एरिया। अब हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्यूब का। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड। ठीक है। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर करेंगे तो 16 गुने 16 हो जाएगा। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल बी, तो 32 और 8 8 दूनी 16, 24 1 25, प्लस बी एच हो जाएगा 32, एल एच हो जाएगा 128। ठीक है। तो यहाँ से ये 6 गुने 16 गुने 16 ही रहने दो, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो। हो जाएगा 8 2 10, 10 और 6 16 हो जाएगा। ये 5 5 10, 10 1 11 हो जाएगा। और ये 3 और 1 4, और ये हमारे पास 2 है। अब जो कैलकुलेट हो रहा है उसे कैलकुलेट करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कटने वाला है। सबसे पहली बात, 8 दूनी 16, 8 पचे 40 और 8 दूनी 16। ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 चला गया। अब 4 चौको 16, 13 चौको 52, यहाँ से हो जाएगा 16 चौको 64, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 6 चौको 24, और यहाँ पर हमारे पास 13, यानी 24:13। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन आराम से आपने कर लिया, कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। आओ, ये हमारा 20 नंबर सवाल है। अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो मेरे दोस्त नॉर्मल क्वेश्चन है। कैसे, ये 2x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, 2a, और ये हमारा b। ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है, 12 का स्क्वायर है।
तो ऐसा कीजिए, स्क्वायर एक ही बार लिख दीजिए, 12 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, 2x/12 और 3y/12। यहाँ क्या हो जाएगा, ये x/6 हो जाएगा और ये हमारा y/4 हो जाएगा। x/6 और y/4। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देखिए और समझिए कि ये क्या है। प्रयास करिए बनाने का और बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरे जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है, इसकी मोटाई 0.25 सेमी है, कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का वॉल्यूम क्या होगा। बहुत आसान है। आप यहाँ देखो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आपका जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितना है। आंतरिक त्रिज्या आपका 5 सेमी है, ठीक है। जो आपका बड़ी आर है मेरे दोस्त, वो कितना होगा। तो थिकनेस 0.25 है, 5 में 0.25 जोड़ दो तो हो जाएगा 5.25। ये हमारा सरकम रेडियस हो गया, ठीक है। हमें कह रहा है इसके लिए आवश्यक सामग्री का वॉल्यूम क्या होगा। अगर इसका हम वॉल्यूम लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आखिर इसमें मटेरियल कहाँ होगा, मटेरियल तो यहीं पर होगा ना, किनारे किनारे, ठीक है। तो इसके लिए 2/3 पाई बड़ी आर क्यूब और माइनस 2/3 पाई छोटी आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 और पाई आप कॉमन कर लेना, 2/3 पाई कॉमन कर लीजिए और यहाँ से बड़ी आर क्यूब करेंगे तो 5.25 का क्यूब हो जाएगा और माइनस छोटी आर क्यूब यानी 5 का क्यूब। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन कहीं कहीं पर करना होगा। अब यहीं पर है, अब कैलकुलेशन ढंग का है तो कैलकुलेशन ढंग से आपको करना पड़ेगा। अब यदि क्वेश्चन मेरे दोस्त रहेगा उस तरह का, तो जहां जहां कैलकुलेशन करने का वहां तो आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं बचेगा, कैलकुलेशन एकदम करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। सूरज दोपहर 2 बजे पॉइंट क्यू से अपनी यात्रा शुरू करता है। वह यात्रा के पहले 3 घंटे 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से और शेष यात्रा 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से पूरा करता है। यदि राहुल पॉइंट क्यू से 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 6 बजे सूरज की ओर बढ़ता है, तो बताइए वो कितने समय के बाद, मतलब कितने बजे वो सूरज के पास पहुंच जाएगा। आप सबसे पहले ये देखिए, सूरज चलना स्टार्ट कब किया, दोपहर 2 बजे। और राहुल सूरज का पीछा कब किया, 6 बजे शाम में। अब कोई 2 बजे चलना स्टार्ट किया और 6 बजे शाम में कोई उसका पीछा करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे तक वो चला, 4 घंटे तक चला। तो अगर 4 घंटे तक कोई चलेगा तो पॉइंट क्यूब से वो कितना आगे चला जाएगा, पहले ये देखना है। तो आपको पता है कि जब सूरज दोपहर 2 बजे क्यू से चला है तो पहला 3 घंटा 40 की स्पीड से, तो पहला 3 घंटा वो चला है 40 की स्पीड से। और उसके बाद तो चला है टोटल केवल 4 ही घंटा ना। अब 4 घंटा में 3 घंटा 40 की स्पीड से, इसका मतलब बचे हुए 1 घंटा में वह 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चला। 120 और 30 हो जाएगा 150। 150 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सूरज खड़ा था, ठीक है। अब बज कितना गया, तो ये 2 बजे चलना स्टार्ट किया था, 6 बज गया। 6 बज गया जब, ठीक है, एकदम 6 बजे, 2 बजे चलना ये स्टार्ट किया था और 6 जब बजा, जब 6 बजा तो 6 बजे यहाँ से राहुल नाम का एक व्यक्ति उसका पीछा करना स्टार्ट किया 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। अब देखिए सवाल क्या है, जिस वक्त राहुल पीछा किया 80 की स्पीड से, उस समय सूरज की अपनी स्पीड कितना था, 30, क्योंकि उस समय सूरज 30 की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अब ये राहुल सूरज से मिलना चाहता है। तो देखिए, जब कोई किसी का पीछा करेगा
तो जो वहाँ टाइम लगेगा ना पकड़ने में वो रिलेटिव टाइम होगा। और रिलेटिव टाइम बराबर क्या होता है, दोनों के बीच का उस समय का डिस्टेंस 150 किलोमीटर। और नीचे रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 80 की स्पीड और 30 की स्पीड। तो 80 में से 30 आप हटा दीजिए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम कर रहा है। कितने घंटे तक, 3 घंटे तक। तो यहाँ से आपने देख लिया 3 घंटा। तो 3 घंटा कब के बाद, 6 बजे के बाद। तो अगर 6 PM के बाद इसको 3 घंटा लगता है तो ये 9 PM हो जाता है। यानी 9 PM में राहुल सूरज के पास पहुंच जाएगा। 9 PM में राहुल सूरज के पास पहुंच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देना, राकेश की तुलना में सपना दुगुनी कुशल है। यदि वे दोनों एक परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं और इसे 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि राकेश और सपना, राकेश की तुलना में सपना दुगुना कुशल है। ठीक है, तो राकेश की इफिशियंसी 1 मान लेते हैं, सपना इससे डबल डबल इफिशियंसी वाला है तो डबल कर दिए। हमें कह रहा है दोनों एक साथ काम स्टार्ट किए 48 दिन में ख़त्म किए, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। दोनों की एक साथ इफिशियंसी हमारा 3 हो गया और 48 दिन में कंप्लीट कर लिए, तो ये 144 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसको कौन करना चाहते हैं, सपना अकेले करना है 144 और सपना की इफिशियंसी है 2, तो कितना टाइम लगेगा, 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 72 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एम और एन 12 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र सेंटर हैं ओ क्यू। वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, एम एन 16 है, तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, कॉमन टेंजेंट आप ज़रूर समझते होंगे, कॉमन टेंजेंट दो तरह का होता है। कोशिश करते हैं आपको समझाने की। हम्म, देखिए मेरे दोस्त, ये हमारा कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है, और एक हमारा कॉमन टेंजेंट ये हो गया। इसको अगर हम ए कह दें और इसको हम अगर बी कह दें, ठीक, ये हमारे पास रेडियस है और यहाँ भी हमारा रेडियस है। ये आर हो गया, ये छोटी आर हो गया, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमारा डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ए बी फाइंड करने जाएंगे तो ए बी हमारा क्या होगा, ए बी यहाँ हो जाएगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और रेडियस के योगफल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये भी हमारा सेंटर है, ये हमारा बड़ी आर है, ये हमारा छोटी आर है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, डी। आज अगर ए बी हम फाइंड करते हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हमारा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी का मान क्या होगा, सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और माइनस ये रेडियस के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, आओ काम करें। यहाँ सेंटर एम एन है, तो देखो सेंटर के बीच का डिस्टेंस 16 है, मुझे क्यू आर चाहिए, तो ठीक है क्यू आर फाइंड करो। सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर एम एन है, एम एन स्क्वायर होगा माइनस रेडियस का, रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 12 और 8 के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा। एम एन हमारे पास 16, 16 का स्क्वायर 256 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये फाइनली हो जाएगा 240। अब 240 क्या है, तो 4 गुने मेरे दोस्त ये हमारा 15, ये 16 गुने 15 है, यानी 4√15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, ये था हमारा 25 नंबर सवाल। आइए अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कभी भी जब सफर लंबा चलना हो तो जिंदगी में दो बात ध्यान रखना। सफर अगर लंबा हो तो हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि कई बार हड़बड़ाहट में वो हो जाता है जिससे हमें काफ़ी लंबे समय तक अफसोस रहता है। इसलिए जब 40 क्वेश्चन का कैलकुलेशन है तो आपको पेशेंस रखना होगा। और मेरे दोस्त, पेशेंस इस तरह से, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, थकना नहीं है, थकना मना है। ठीक है, और जो लगातार निरंतर होकर के अपना काम करेगा पूरी ईमानदारी से, ईमानदार रहना पड़ेगा, फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। 2.0 3.0 के अंदर, उससे पहले एसएससी रेलवे के अंदर, लगातार जहाँ भी मैंने सेवा किया, जिस बच्चे का भी सेवा किया, रिजल्ट मैक्सिमम रही। हाँ, ये अलग बात है कि मैं पहले कभी प्रदर्शित नहीं करता था। 2.0 3.0 में थोड़ा बहुत बड़े पैमाने पर सिलेक्शन हुआ तो ऑटोमेटिक आप लोग जान गए। ठीक है, मेरी प्रयास रहेगी कि आगे आने वाले समय में भी अपने सिलेक्शन के परचम को लहराने के लिए, या यूं कहें कि केवल सिलेक्शन के परचम को लहराने के लिए ही काम करना है, और आपकी सेवा ही जीवन का एक लक्ष्य है। आइए ध्यान दें, सबका क्वेश्चन सॉल्व होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप काम कीजिए ना। शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर बराबर। अब देखो मेरे दोस्त, हड़बड़ी में कैसे गड़बड़ी होता है। जैसे 2.0 का बच्चे पेपर दिए, 3.0 का पेपर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक किए। अब थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो टाई ब्रेकर में फंस गए। एक क्वेश्चन गलत हुआ, कटअप से एक नंबर पीछे रह गए। मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? ये हड़बड़ाहट में हो गया, हड़बड़ी में ये गड़बड़ी हो गया। मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की वजह से ऐसा हो गया। और जानते हैं, कटअप से एक नंबर कम रह जाना और सिलेक्शन नहीं होना, तो ये जो हड़बड़ाहट में डिसीजन हुआ ना, ये जीवन प्रयत्नों से टिस मारता रहेगा कि अगर मैं उस समय हड़बड़ी में ये डिसीजन ना लिया होता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। आज मैं सिलेक्शन हो गया होता, अच्छे पोस्ट पर होता, आज अच्छी सैलरी आ रही होती और मेरी ज़िंदगी अच्छी चलती, है ना। तो अब अगर मिस्टेक हो गई है, आपने 2.0 में मिस्टेक कर दिया या 3.0 में मिस्टेक कर दिया, तो अब क्या? तो मेरे दोस्त, समय रहते मिस्टेक को सुधारा भी जा सकता है। अगर आपने समय रहते मिस्टेक को सुधार लिया तो आपकी ज़िंदगी फिर से अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि समय रहते आप जब मिस्टेक को सुधारते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी अपनी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना होता है। अपनी कह सकते हैं कंसंट्रेशन, मेहनत, हर चीज़ को आपको इम्प्रूव करना होता है। उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, थोड़ा कष्ट सहना होता है। लेकिन थोड़ा कष्ट सहकर भी, वर्तमान में थोड़ा कष्ट सहकर भी अगर फ्यूचर ब्राइटनेस में बदल जाए तो वैसे कष्ट को सराखों पर रखना चाहिए और वैसे कष्ट को सहना चाहिए। और मेरे दोस्त, एक और बात याद रखना कि अगर तुम्हारा रिजल्ट रुक गया है और तुम्हें ताने मारे जा रहे हैं इधर से उधर से, है ना, तो आप उसकी फिक्र मत करना। फिर तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो जीवन भर कहते रहेंगे। तुम अच्छे काम करोगे तो भी कहेंगे, तुम गलत काम करोगे तो भी कहेंगे। लोगों का काम सिर्फ कहना है। और एक रिपोर्ट कहता है कि पूरे दुनिया का लगभग 92% आदमी इस जेल में बंद है कि दुनिया क्या कहेगी, है ना। इसलिए दुनिया की परवाह ना करते हुए आप अपना देखिए, अपना मेहनत कीजिए और अपने मार्ग में आगे बढ़िए। ठीक है, फिर देखिए, जिंदगी जब एक बार सफलता की ओर बढ़ेगी, आप जब लाइफ में एक बार सफल होंगे, तो जो लोग कहते हैं ना कि अब तक तुम क्या किया था, मतलब जिनकी चिंता आप कर रहे हो ना, लोग क्या कहेंगे, उनके जुबान सबसे पहले बदलते हैं और वो तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। क्यों? स्वार्थ, स्वार्थ के कारण लोगों के स्वर बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए काम करते हैं। गुड़िया सिंह, आप टेंशन मत लो, जरूर होगा। आप एकदम टेंशन मत लो, काम करो अच्छे से। ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए,
माता रानी से आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। ठीक है, चलिए। शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर की दूरी पर वो जाता है और फिर वहां से रिटर्न आता है, तो बताइए कितना टाइम होगा। सबसे पहले देखिए, अगर वो धारा की दिशा में जाएगा तो निश्चित तौर पर धारा के विपरीत वो रिटर्न आएगा। जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो नाव प्लस धारा, उसकी स्पीड काम करेगा 8.5 किलोमीटर पर आवर। जब वो धारा के विपरीत आएगा तो उसकी स्पीड काम करेगा कितना, ये हमारा 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा उसके लिए आओ कैलकुलेट करते हैं। 59.5 इतना किलोमीटर अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे ये टाइम लगेगा, और फिर यही डिस्टेंस जब हम रिटर्न आएंगे तो हमें ये टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 7 × 5 = 35, 8 × 7 = 56, 56 और 3 = 59, यानी कि हमारा 7 बार में। और ये देखिए ये हो जाएगा 17 × 5 = 85 और 17 या 51 51 8, यहाँ पर ये 17 हो जाएगा। 17 और 7 कितने, 26। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो जाएगा, सॉरी 17 और 7 कितने हो जाएंगे, 24। 24 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग चिंता मत करो, हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, माता रानी से प्रार्थना है मेरा, और मैं पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो। ए और बी ने 15,000 और 30,000, ये तो आपने देख लिया। ए और बी ने 15,000 और 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए और बी 1:5 के अनुपात में लाभ लाभ साझा करते हैं, ए और बी के लिए निवेश की समय अवधि का क्रमशः अनुपात क्या हो जाएगा। टाइम के बारे में पूछा है। देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इनटू टाइम ऑफ ए, मतलब ए की इन्वेस्टमेंट और ए का टाइम अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और इनटू टाइम ऑफ बी। ठीक है, ए की पूंजी ए का समय, बी की पूंजी बी का समय, बराबर प्रॉफिट ऑफ ए और अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक, देखिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 15,000। ए का टाइम कितना है नहीं मालूम। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000। बी का टाइम कितना है, वाई, बराबर ए की प्रॉफिट 1 हो जाएगा, बी की प्रॉफिट 5 हो जाएगा। यहाँ से आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा। एक्स अपॉन वाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 आएगा। यही हो गया क्या, ये हो गया आपके टाइम का रेशियो। आराम से आप टाइम निकाल लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ABCD हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है। हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, AB और CD आपस में पैरेलल है। AB बड़ा है या CD बड़ा है, CD छोटा है। इसको AB कह दो, इसको CD कह दो। AB और CD पैरेलल हो गया। AB का लेंथ 28 सेमी है और मेरे दोस्त CD का लेंथ कितना है, 18 सेमी है। अब हमें कह रहा है कि E AD का मिड पॉइंट, AD का मिड पॉइंट हमारा E है। ठीक है, और BC का मिड पॉइंट ये हमारा F है। BC का मिड पॉइंट ये हमारा F है, और इसको आप मिला दीजिए। मिला दिए। क्या हमसे मांगा है, हमसे कहा है EF ज्ञात करें। EF, EF ज्ञात करें। EF कैसे ज्ञात करेंगे,
पैरेलल साइड के योगफल का आधा, यानी 28 और प्लस 18 और बटे 2, 8 8 16, 3 और 1 4 बटे 2, कितना हो जाएगा 23। तो 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 23 हो गया। अब इसको देखो, ये क्या है, कह रहा है कि एसिड और जल के 12 लीटर मिश्रण में 30% एसिड है। मतलब एसिड और जल का एक मिक्सर है जो 12 लीटर का है, उसमें 30% एसिड है। हमें कह रहा है कि 20% एसिड वाला विलयन प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाना होगा। मतलब आप उसमें वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, मिश्रण को फीका कर रहे हैं, मिश्रण में आप एसिड नहीं मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बताओ कितना वाटर मिला दें कि जो कंसंट्रेशन पहले 30 था अब वो कंसंट्रेशन हमारा 20 हो जाएगा। ये बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक सॉफ्ट तरीका ये बताता हूँ। देखिए, एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर, शुरू में एसिड 30% था, जब एसिड 30% होगा तो वाटर 70% हो जाएगा है। बाद में आप क्या कर रहे हैं, एसिड के परसेंटेज को 20 कर रहे हैं। अगर एसिड हमारा 20 हो जाएगा तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए आप यहाँ से एसिड और वाटर का रेशियो लीजिए। ठीक है, तो एसिड एंड वाटर का रेशियो पहले हमारा 3:37 और 70 है, यानी कि 3:7 हो जाएगा। बाद में कितना हो गया, 20 और 80, यानी कि 1:4 हो गया। ठीक है, आप मिलाने की बात क्या किए हो, पानी। आप अगर पानी मिलाना चाहते हो ना तो एसिड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ एसिड 3 है तो यहाँ भी एसिड को 3 कर लीजिए, है ना। तो एसिड को आपने जैसे ही बराबर किया उसके लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान से, इनिशियल 7 और 3 10, तो 10 जो आपका वजन है ना वो रियल में 12 लीटर है। ठीक है, आपको चाहिए कि वाटर क्या मिलाएं, पहले वाटर 7 था, अब वाटर है 12, यानी आपने वाटर मिलाया 5, इसी 5 का आपको मान चाहिए। सोचिए 10 का मान अगर 12 है तो 5 का मान क्या होगा, इधर आधा किए तो इधर भी आधा कर दीजिए, यानी 6 लीटर हो जाएगा। तो 6 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बनाने वाले इसको ऐसे भी बनाएंगे, क्या कहेंगे कि 12 लीटर मिश्रण था ना, पहले 12 लीटर मिश्रण था ना, इसमें 30% हमारा एसिड था। ठीक है, अब इस 12 लीटर में मान लीजिए हमने x लीटर पानी मिला दिया, तो इसी एसिड का प्रतिशत जो इधर 30 था अब क्या हो गया, 20 हो गया। ध्यान से देखिए, 12 लीटर मिक्सर में 30% एसिड था है, और अब इसी 12 में x लीटर पानी मिला दिए तो एसिड का मात्रा जो यहाँ 30% था वो हमारा 20% रह गया। अब ना तो एसिड निकाला गया ना एसिड डाला गया, इसका मतलब एसिड का पुरानी मात्रा और नई मात्रा दोनों सेम हो जाएगी। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, जीरो से जीरो चला गया, ये हमारा 36 होगा और ये हमारे पास हो जाएगा 24 और प्लस में 2x, तो x का मान कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ रहे होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए और इसको देखिए ये क्या है। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 12 और 5 सेमी है, इसका एक डायगोनल 13 सेमी है, तो बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, आपको हर पॉइंट को समझना चाहिए कि आखिर ये पॉइंट है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आसन्न भुजाएं 12 और 5 है, ये 12 है और ये 5 है, और डायगोनल कितना है, तो आप डायगोनल देख लेंगे 13 है। अगर ये 12 ये 5 अगर ये 13 है तब तो ये ट्रिपलेट है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट यानी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुने लंब, तो 12 और गुने 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एरिया 60 हो जाएगा है? पूरा एरिया हमारा 60 हो जाएगा, तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वेरी सिंपल है ये। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। एक व्यक्ति के मासिक आय 80,000 है और उसका खर्च 45,000 है,
अगले वर्ष इनकम में 16% की वृद्धि होगा, खर्च में 8% की वृद्धि होगा, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम बात इनकम की करें और खर्च की करें। देखिए इनकम कितना है, 80,000 है, और खर्च कितना है, ये हमारा 45,000 है। ठीक है, तो हम देखने चले जाएंगे, ये हमारा 16 × 5 = 80 हो जाएगा और 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यानी आपने क्या देख लिया, इनकम, इनकम और खर्च, साथ में सेविंग्स भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब 16:9 को अगर हम 1600 और 900 कर दें, मतलब 1600 इनकम में 900 खर्च कर दिए, तो बचत कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, हम छोटा कर लिए थोड़ा सा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। उसने कहा है कि इनकम को 16% से बढ़ा दीजिए, 256 बढ़ा दीजिएगा तो 1856 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, खर्च को 8% से बढ़ा दीजिए, खर्च को 8% से बढ़ाइए, 72 बढ़ेगा तो ये मेरा 972 हो जाएगा। जी 972 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त क्या करना है, तो अब आपको निकालना है सेविंग्स। इनकम में खर्च हटाइए, सेविंग्स निकलेगा, 6 में 2 गया तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 में 7 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 17 में 9 गया तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले आपकी सेविंग्स था 700, अब सेविंग्स है 884, तो सेविंग्स में कितना वृद्धि हो गया, तो सेविंग्स में अगर हम इंक्रीज देखने जाएंगे तो 184 इंक्रीज कर गया, किससे, 700 से, और इंटू 100। यहाँ से अगर ध्यान से देखो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 6 42, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 26.29 के आसपास आएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, सब लोग अच्छे से कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे। चलिए 31 नंबर हो गया मेरा। अब 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 32 नंबर क्या है। ABC हमारे पास एक ट्रेंगल है जिसमें BC का मिड पॉइंट P है। A, B और C। ABC हमारे पास एक ट्रेंगल है, BC का मिड पॉइंट हमारा P है, BC का मिड पॉइंट P है। ठीक है, फिर वो क्या लिखता है उसको देखिए, BC का मिड पॉइंट P है और AP परपेंडिकुलर टू BC है। ये भी कह दिया है कि AP परपेंडिकुलर टू BC। देखिए सबसे पहले BC का मिड पॉइंट P ले लिया, इसके बाद हमें कहा कि AP परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AB का मान कितना है, 2x + 4, और AC का मान कितना है, ये हमारा 6 सेमी है। ठीक है, तो बताइए x का मान हमारा क्या होगा, x का मान क्या। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या, इस दुनिया में केवल 2 ऐसे ट्रायंगल हैं जिनके वर्टेक्स से सामने के साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो साइड को बाइसेक्ट करेगी, और उन दोनों में से एक ट्रायंगल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें वर्टेक्स से सामने के साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसका मीडियन कहलाएगा। मतलब परपेंडिकुलर डाले और वही मीडियन का भी काम कर रहा है, ये तभी संभव है जब ये समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु। अगर आइसोसेलेस होगा उसमें तो एक वर्टेक्स से चलेगी तो ऐसा होगा, लेकिन समबाहु में तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचोगे, बेस को बाइसेक्ट करेगी। यानी आप इसे समबाहु या समद्विबाहु कहोगे इस वक्त, तो ये दोनों हो जाएगा आपस में इक्वल। ठीक है, समबाहु कहोगे तो मेरे दोस्त तीनों भुजा इक्वल हो जाएगा, और समबाहु समद्विबाहु के अलावा कहीं ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी 2x + 4 = 6 हो जाएंगे। 2x + 4 = 6 हो जाएंगे तो x का मान कितना होगा, 1। तो x का मान 1 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब देखो ये क्या है, पहली कमीज को दूसरे कमीज के बिक्री मूल्य के दुगुने पर बेचा गया। अच्छा,
पहले कमीज को दूसरे कमीज के बिक्री मूल्य के दुगुने पर बेचा गया। ठीक है, पहली कमीज को 8% का लाभ लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% की हानि पर। तो कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, तनिक ये बताइए। तो आप लोग मेरे दोस्त, बहुत आसान सवाल है, कोशिश करिए इसको करने का। इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत आसान है, कहीं कोई दम ही नहीं है। देखिए, आप काम कीजिए। पहली बात, सीपी, ये पहली कमीज है और ये हमारा दूसरा कमीज है। ठीक है, सीपी और एसपी देखिए। हमें ये बात पता है कि पहले कमीज को 8% के लाभ पर बेचा गया, तो पहले कमीज का सीपी 100 मान लेते हैं। ठीक है, पहले कमीज का सीपी 100 मान लेते हैं। तो पहले कमीज का एसपी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कमीज को 8% के लाभ पर बेच रहे हो। तो पहले कमीज का सीपी 100 मान लिया, तो पहले कमीज का एसपी हमारा 108 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहा है कि पहले कमीज को दूसरे कमीज के दुगुने प्राइस पर बेचा गया, यानी पहला कमीज को जो बेचा गया है वो दूसरे कमीज के दुगुने प्राइस पर बेचा गया। तो दूसरा के प्राइस के दुगुने पर पहला पर बेचा गया, तो पहला को अगर दुगुने पर बेचा गया है तो दूसरा को इसके आधे पर बेचा जाएगा। आधे पर बेचने का मतलब है कि दूसरे को 54 में बेचा जाएगा। ठीक है, अब दूसरे को जब 54 में बेचा गया है तो आपको पता है कि दूसरा पर क्या हुआ है, 3% की हानि। तो सीपी निकाल लो। तो दूसरे का जो बिक्री मूल्य हमारा 54 है, वो 3% की हानि यानी 97% का मान है। अब यहाँ पर सीपी चाहिए तो 100% का मान निकाल लेते हैं। अब जैसे ही 100% का मान निकालेंगे, ये हमारे पास कैलकुलेशन करोगे 55.67 इतना नजर आएगा। ठीक है, इतना। अब क्या करना है, टोटल सीपी टोटल एसपी देख लो। टोटल सीपी देखने जाओगे, पूरे बिजनेस में टोटल सीपी क्या होगा, 100 और प्लस 55 यानी 155.67 ये हो जाएगा टोटल सीपी। टोटल एसपी देखने जाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 162। ठीक है, रही बात प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देख लो यहीं पर प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम प्रॉफिट देखने जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अब देखो मेरे दोस्त, 10 में से 7 गया तो ये 3 हो जाएगा, और 9 में से 6 गया तो भी हमारा 3 हो जाएगा। और ये कितने बचेंगे, 4। ये बचेगा 1, 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, और ये 15। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से देख लो भाई, कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक से देखना होगा। कैलकुलेशन आप थोड़ा चेक करके देखो कि कैलकुलेशन ठीक हो रहा है। हम्म, ठीक है, कैलकुलेशन कहीं दिक्कत नहीं है। चलो, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इसमें से उसको घटाओगे। 10 में 7 गया तो 3 हो जाएगा, 9 में 6 गया तो 3 हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 1। 11 में 5 गया तो 6 हो जाएगा। इतने की मुझे प्रॉफिट हुई। तो इतने की आपको प्रॉफिट हुई किस पर, 155, 155.67 पर, और इंटू 100। आप कैलकुलेशन कर लेना, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, आप कैलकुलेशन करके देखो, अप्रॉक्स हमारा 4.07 ये हमें नज़र आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। अब एक दो कैलकुलेटिव तो होगा ही, तो वहाँ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब जैसे देखो, यही क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेटिव है। अब कह रहे हैं 22.5 मीटर ऊंचे तंबू एक अर्धगोले से एक अर्धगोले घिरे एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले सिरों की व्यास इतना इतना है, तंबू को बनाने के लिए उपयोग किए गए कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है पहले वो समझिए। 22.5 मीटर ऊंचे एक अर्धगोला अर्धगोले से घिरे हुए एक शंकु के छिन्नक हैं। बताइए आंसर निकाल के क्या होगा, आंसर निकालिए। आंसर निकाल के बताओ, बहुत कैलकुलेटिव है।
ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, देखो वो कैसे। अब मेरे दोस्त देखो, ये हमारे पास एक छिन्नक है, इस छिन्नक के ऊपर में एक अर्धगोला है। छिन्नक के ऊपर में एक अर्धगोला है। अब नीचे का जो हमारा डायमीटर है वो साढ़े 39 मीटर डायमीटर है। साढ़े 19 क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। और ऊपर का जो हमारा डायमीटर है 21, तो 21 रेड अगर डायमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा, 10.5। तो 10.5 केवल इधर ही होगा, 10.5 इधर भी तो होगा। हाँ, ये भी हमारा 10.5 हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात पूरा हाइट, तो पूरा हाइट 22.5 था, जिसमें 10.5 है, तो यहाँ से यहाँ हाइट क्या रह जाएगा, यहाँ से यहाँ हमारा रह जाएगा कितना, 22.5 में 10.5 हटा दो तो 12 रह जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, इसको बनाने में कितने कपड़े का प्रयोग हुआ होगा। तो कितने कपड़ों का प्रयोग हुआ होगा, तो उसके लिए देखो, ऊपर में आप अर्धगोला, तो 2 पाई r² प्लस छिन्नक के कर्व सरफेस एरिया पाई r+r और इंटू एल, पाई r+r और इंटू एल। अब क्या है ना कि यहाँ पर एल ही निकालना, ये अपने आप में कम कैलकुलेटिव नहीं है। यहाँ पर एल निकालना भी बहुत खतरनाक है, एल भी निकालना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, बिना निकाले कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल कैसे निकलेगा, ये भी एक कैलकुलेशन है, उसको भी आपको करना होगा। हम यहाँ पर अलग से एल निकाल देते हैं। एल कैसे निकालेंगे, देखो भाई, ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा है 10.5, ये तुम्हारा कितना है, ये है 19.5, ये तुम्हारा क्या है हाइट कितना, 12। अब तुम यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दो, पैरेलल लाइन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा, ये तो तुम्हारा 10.5 है, ऊपर में 10.5 हो जाएगा। अब 19.5 में 10.5 थी, हमारा कितना हो गया 9, और ये हमारा कितना है 12, ये 12 तो ये भी 12, 9 तो ये क्या हो जाएगा 15, ये तुम्हारा एल हो गया। तुम आराम से एल 15 रख सकते हो। तो देखो, अगर तुम पाई कॉमन करना चाहते हो तो कॉमन कर लो। यहाँ पर 2 इंटू छोटी r², 10.5 का मतलब क्या हुआ, 21/2 का स्क्वायर, और प्लस पाई तो तुम कॉमन ले चुके हो, यहाँ पर r+r होगा, तो 19.5 और प्लस 10.5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 हो जाएगा। और एल कितना है, ये तुम्हारा 15 है। ठीक है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुम कैलकुलेशन करके देखो, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखो, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आएगा। मैंने बहुत बड़े हद तक आपको करीब ला दिया है, अब यहाँ से तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, देख लो ना, ये 22/7 हमारा हो गया, और ये 441/4 होगा, तो 441 और बटे में 2 से 2 कटेगा तो केवल 2 बचेगा, और ये हमारे पास 450 हो जाएगा। अब आपस में कैलकुलेट करो, डिवाइड कर दो, हो गया। ठीक है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव एक दो सवाल होंगे, और जिसे मेरे दोस्त आपको करना होगा। इसको देखो, कह रहा है कि यदि ब्याज त्रैमासिक हो, 75,000 रुपये की राशि 16% की दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी। ये तो और कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ेगा। अब देखिए 16% का जो रेट है ना, ये आपके 12 महीने का रेट है। तो 12 महीना में 16%, तो 3 महीना में क्या हो जाएगा, 3 महीना में 4% होगा। और 4% रेट का मतलब क्या है, 1/25, 1/25 से बढ़ेगा। 1/25 से बढ़ने का मतलब ये है कि 3 महीने के शुरू में 25 और एक बढ़कर 3 महीने के लास्ट में हो जाएगा 26, यानी 4% की रेट से हर 3 महीने पर प्रिंसिपल अपने आप का 26/25 होता रहेगा। ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल है कितना, 75,000 रुपये है। ठीक है। पहला तिमाही में क्या होगा, अपने आप का 26/25, दूसरे तिमाही में फिर से 26/25,
तीसरे तिमाही में फिर से 26/25 और चौथे तिमाही में फिर से 26/25। आप कैलकुलेट कर लो, कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, ये वेरी कैलकुलेटिव है, आपको समझ में आना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, डिस्कशन समझ जाता हूँ, खुद से क्वेश्चन नहीं बनता है, बार बार रिवीजन करोगे तो जाके बनेगा, बार बार रिवीजन करेंगे तो जाके बनेगा। ठीक है चलिए अब इसको देखिए, ये क्या है। देखिए अब हमें कह रहा है कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक टिकट को मिलाया जाता है। मतलब आप क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, उसमें 1 से लेकर 20 तक मेरे दोस्त लिख देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसमें से एक टिकट आप निकालते हैं और कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो या तो 3 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल हो, या तो 3 का मल्टीपल हो या तो 4 का मल्टीपल हो। तो देखिए, अगर बात हम 3 के गुणज की करें या मेरे दोस्त 4 के गुणज की करें, 3 के गुणज या 4 के गुणज, अगर 3 के मल्टीपल की बात करते हैं, ध्यान से देखते रहना। ठीक है 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 1 से 20 तक लिखा हुआ है ना। अगर हम 5 का मल्टीपल, क्या है ये, 5 का, 5 के मल्टीपल पर जाएंगे ना, 5 का मल्टीपल, तो 5, 10, 15 और 20। ठीक है ये हो गया हमारा 5 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि आप 3 का मल्टीपल भी लीजिए, 5 का भी मल्टीपल लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि दोनों से जो मल्टीपल होगा उसको 2 बार काउंट नहीं करिएगा, एक ही बार काउंट करिएगा। ठीक है तो अब देखिए टोटल कितना हो गया, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9 नंबर, ये आपका हो गया इवेंट। यानी 3 या 5 के मल्टीपल आपके हाथ में आएंगे तो इन्हीं 9 में से कोई एक आएंगे। ठीक है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो 3 या 5 का मल्टीपल होगा, तो 3 या 5 का मल्टीपल कितने नंबर है, 9, इन्हीं 9 में से कोई एक खिंचाएगा, जबकि हम निकाले हैं किस में से, 20 में से, यानी हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 9/20, 9/20। ठीक है तो 9/20 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है अब इसको देखिए, ये क्या है, हमें कह रहा है कि जीपी का तीसरा पद है 4, तीसरा पद होता है AR², ये हमारा 4 दिया हुआ है। हमें कहता है जीपी के प्रथम 5 पदों का प्रोडक्ट क्या होगा। प्रथम 5 पद का प्रोडक्ट AR, AR², AR³, AR4 और AR5। ठीक है प्रथम 5 ही पद बोला था ना, 4 ही तक जाएंगे। अब हमें कह रहा है इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट लेंगे तो A की पावर 5 हो जाएगा और R की पावर 3, 3, 6, 6, 4, 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AR² की पावर 5। तो देख लो AR² का मान 4 है, 4 की पावर 5 करोगे ये 1024 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इस पर आइए। ये मेरे दोस्त क्या है, एक्चुअल में ये हमारे पास है लॉग 1/, ये 18 है मेरे दोस्त, 1/18। ठीक है ये हमारे पास 18 था। ठीक है और ये हमारा 3√2। हमें कह रहे हैं इसका मान बताइए, इसका मान क्या बताएंगे, बराबर में कुछ नहीं तो x हो जाएगा। ठीक है अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, log a⁴b बराबर अगर x है, a बराबर क्या होगा, b की पावर x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/18 बराबर 3√2 की पावर x। सच पूछिए तो ये 1, और ये जो नीचे हमारे पास 18 है ना, ये 3√2 का स्क्वायर ही है, 3√2 का स्क्वायर ही 18 होता है, बराबर ही हो जाएगा 3√2 की पावर x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 की पावर -2, ये हमारा हो जाएगा, और बराबर ये 3√2 की पावर x। बेस इक्वल है, पावर इक्वल होगा, x का मान -2 होगा, x का मान -2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलें। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर लेना कैलकुलेशन। अब जैसे देखो ना, यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1/3, तो ये मेरा हो जाएगा 1/3। ठीक, अब 1/3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 4/3, सॉरी 3 2 5, 5/3 हो गया, और प्लस ये हमारा 8/9 है। अब देखिए 3 चला जाएगा ऊपर, 1 रहेगा नीचे, 3 3 9 हो गया। फाइनली हमारा हो जाएगा 13/3, ये हो गया 13/3। तो अब 1/1 प्लस ये हमारा है 2/3, ई पूरा कितना हो गया 13/3। 13/3 में 3 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा ऊपर, 13 रहेगा नीचे। ठीक है, ये 1/13 39, 39 और +6, 39 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 39 और बटे में 45, 13 39, 15 45। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति 9600 रुपये निवेश करके 100 रुपये वाले शेयर 80 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदता है। इन शेयरों को 90 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचेगा तो कुल इनकम क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए, एक व्यक्ति है, क्या किया है, 9600 रुपया लगाया। अब 9600 रुपया इन्वेस्ट किया है और क्या मिला है इससे, तो 100 रुपये वाला शेयर जो है उसको 80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिल गया। मतलब बाजार में वो 9600 रुपया लगाया, वो ये सोच के लगाया होगा कि 100 रुपये वाला शेयर खरीदेंगे, 96 को शेयर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 9600 इन्वेस्ट किया, पता चला 100 रुपये का शेयर 80 में ही मिल रहा है। तो देखिए 9600 रुपया उसने इन्वेस्ट किया और उसको पता है कि 80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिल रहा है। 80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिलने का मतलब है, ठीक है, 120 शेयर इसे मिल जाएगा। अब 120 शेयर इसे मिल गया, ये क्या बोलता है, 120 शेयर कैसे, 12×96, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इन शेयर को 90 रुपये प्रति शेयर की दर से वो बेचना चाहता है। ठीक है, इस शेयर को 90 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचना चाहता है। तो बताइए उसकी क्या होगी इनकम। देखो सबसे पहले समझना, 80 रुपये शेयर खरीदा है, 90 रुपये बेचेगा, तो उसकी इनकम क्या होगी, 10 रुपये प्रति शेयर, 10 रुपये प्रति शेयर, 10 रुपये प्रति शेयर इनकम हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1200 रुपये टोटल इनकम हो जाएगा, 1200 रुपये टोटल इनकम हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज की सेवा से हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ बने रहिए।